कुछ और लगा था। तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म करके उस शख्स को पुलिस के हवाले करके उससे उस लड़की के मुतालिक पूछताछ करने के लिए पुलिस वालों को कहा था। लेकिन जब पुलिस वालों ने उस शख्स से पूछताछ किया तब भी उस शख्स का वही कहना था जो उसने डॉक्टर हतम से कहा था। अब किसी के मुँह से लड़की का नाम जानकर वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वह लड़की कोमे में चली गई थी जब उसे यहाँ लाया गया था। जी, ये मेरी साबका बीवी है और ये मेरी बच्ची है, जहांगीर ज़ेब ने नम आंखों से गुल रानिया के जुल से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, वैसे ये इनके साथ कैसे हुआ? क्या इनके साथ कोई हादसा पेश आया था या फिर बात कुछ और है? डॉक्टर हातिम ने संजीदगी से गुल रानिया के जुल से चेहरे की तरफ इशारा करते हुए जहांगीर से पूछा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है डॉक्टर साहब, मैं गुनाहगार हूँ इसका, इसीलिए तो अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा मुझे माजूरी की सूरत में मुझे दिया है। आप प्लीज़ उसे बुलाइए डॉक्टर साहब, मुझे उससे भी माफ़ी मांगनी है, मैं उसका भी गुनाहगार हूँ। वो व्हीलचेयर पर बैठा हाथ जोड़े हुए बुरी तरह से रोते हुए डॉक्टर हातिम से कहने लगा, कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं और आपने ऐसा क्या किया है उनके साथ जो आप ये सब कह रहे हैं? डॉक्टर सज्जल ने उस शख्स को घूरते हुए देखकर कहा तो जहांगीर ज़ेब नज़र ऊपर उठाकर सज्जल को देखने लगा। डॉक्टर साहिबा, आप प्लीज़ उसके शोहर को इन्फॉर्म कर दे, वो अनजान है उस बात से कि उसकी बीवी मर चुकी है, इससे शायद मैं इससे माफ़ी भी मांग सकूं। जहांगीर ज़ेब बुरी तरह से रो रहा था और उसकी चीखों से डिस्टर्ब होकर अचानक से ऐनी भी बुरी तरह से रोने लगी और ये ममता की मोहब्बत थी या कोई मौजज़ा। इतने महीनों बाद गुल रानिया के जिस्म में हरकत सामने कब से खामोश करे डॉक्टर उर्वा ने महसूस किया तो वो खुशी से आगे बढ़ी और डॉक्टर हातिम को इस चैनल में तवज्जो करके, डॉक्टर ये अभी हिली है, मैंने अभी देखा उसकी एक उंगली ने हरकत की है। डॉक्टर उर्वा की आवाज़ पर सब गुल रानिया की जानिब मतवज्जो हुए जो सच में मूव कर रही थी। तभी डॉक्टर हातिम के कहने पर वो सब लड़ट होकर तेज़ी से उसे वहाँ से लेकर जाने लगे और डॉक्टर सज्जल के इशारे करने पर कंपाउंडर जहांगीर ज़ेब को भी उनके साथ लेकर चलने लगा। डॉक्टर कहाँ है मेरी वाइफ और क्या वो ठीक तो है ना? जब उसे सिटी हॉस्पिटल से गुल रानिया के मुतालिक पता चला तो वो सब अपने सभी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर वहाँ पहुँचा तो सामने खड़ी डॉक्टर की टीम को देख वो आगे बढ़कर से बेकरारी से पूछने लगा, इट्स ओके मिस्टर शहरियार, सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत करें, बस कुछ ज़रूरी चेकअप है जो हमारी टीम अंदर जाकर करेगी, आप परेशान ना हो। डॉक्टर हतम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। सज्जल जो वहीं आ रही थी शहरियार बादशाह को वहाँ देख हका बका रह गई। एनी मेरा बच्चा। एनी जो सज्जल की गोद में कब से खामोश थी उसे देख खुशी से खिलखिलाने लगी और शहरियार बादशाह एनी की खिलखिलाहट सुनकर सामने देखने लगा तो उसे नूर हरम की बहन की गोद में देखकर शॉक डरा गया। फिर खुद को संभालता वो आगे बढ़ा उससे एनी को लेकर कहने लगा, शहरियार बादशाह। वो जो एनी को प्यार कर रहा था उस आवाज़ पर वो सज्जल के पीछे की जानब देखने लगा जहाँ से ये आवाज़ आई थी। सामने जहांगीर ज़ेब को व्हीलचेयर पर देख वो साकत रह गया जो शर्मिंदगी से नज़र झुकाए नीचे देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो जलील कमीने इंसान? उसे नफरत से घूरकर घराते हुए पूछने लगा, मैं यहाँ अपनी गुनाहों की वजह से हूँ शहरियार शाह, मुझे माफ़ कर दो, आज मैं जिस हालत में हूँ ये शायद तुम दोनों को जुदा करने की वजह से है। वो अपनी बेजान पैरों की तरफ देखते हुए कहने लगा, माफ़ी, तुम अब मुझसे माफ़ी मांग रही हो, तुमने क्या किया था या तो है ना गुल रानिया के साथ? हाँ बुज़दिल इंसान, क्या भूल गए तुम वो सब? हाँ। वो नफरत से चीखकर बोला, मैं नहीं भूला, सब कुछ याद है और यही बातें तो मुझे रोज़ मारती हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। जहांगीर ज़ेब ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा कमीने, और मैं तुम्हें बददुआ देता हूँ, तुम ये सब कुछ रोज़ सोच सोच कर मरो लेकिन तुम्हें मौत कभी ना आए, और जब आए तो तुम तड़प तड़प कर मरो। शहरियार बादशाह नफरत से कहते हुए एनी को लिए वहाँ से जाकर दूर खड़ा हुआ तो जहांगीर ज़ेब उसकी बात पर नाम आंखों से देखने लगा जो दूर खड़ा था। तभी उसके दिमाग में आया कि शहरियार ने अभी जो कहा था वो सब कुछ सच है, यही तो डिज़र्व करता है। वो एक खुदगर्ज इंसान उसी काबिल है कि उसे शहरियार और गुल रानिया कभी माफ़ ना करे। जब गुल रानिया को रूम में शिफ्ट किया गया तो शहरियार एनी को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर वो उससे कमज़ोर लागर से वजूद को देखकर उसकी आंखें भीग गई। तकलीफ तो उसे उसके जुस्से हुए चेहरे को देखकर हुआ। ये क्या हाल बना दिया है इस जालिम ने, तुम्हारे गुल, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो भी इसी तरह तड़पेगा जिस तरह इस रात उसने तुम्हें तड़पाया था। वो बेड के पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठा गुल रानिया के कमज़ोर हाथ को पकड़कर अपनी पेशानी से लगाकर रोते हुए कहने लगा। एनी उसके गोद में बैठी गुल रानिया को देख रही थी।
गुल अब उठ जाओ ना प्लीज़, अब और मुझे ना सताओ वरना मैं भी खुद को इसी हालत में लाऊंगा जिस हालत में तुम हो इस वक्त। वो इसी तरह उसका हाथ परेशानी से लगाए ये कह रहा था, तभी उसे गुल रानिया के हाथ पर जुम्बिश महसूस हुई तो झटके से उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। आंखें आसकी से खुल रही थी। गुल रानिया तेज़ी से वो उठा और एक हाथ से उसके चेहरे को थपथपाने लगा। दूसरे हाथ से अन्नी को पकड़ने के बावजूद भी वो गुल रानिया को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। बिलाहट जब वो होश में आई तो अपने सामने उसे देख वो रोकर अपना दूसरा हाथ उठाकर उसे अपने करीब बुलाने लगी। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? सुकून से रहने ही नहीं देते हो तो मुझे। अभी भी तुम्हारा रोंदा चेहरा मेरे ख्वाब में आया था। तुमने एक नंबर के जालिम हो, मुझे अब सुकून से सोने भी नहीं देते हो। वो तकलीफ ज़्यादा आवाज़ में कहती वो उसे देखने लगी तो उसकी बात पर वो उसे हैरत से देखने लगा। मतलब वो होश में इस वक्त से आई थी क्योंकि उसने उसे ख्वाब में देखा। ये उसके लिए किसी कीमती खजाने की तरह था क्योंकि वो लड़की अब उससे अपने ख्वाबों में देख रही थी जो उससे बेहद नफरत करती थी। जाना तुम ठीक तो हो ना? वो उसके गाल को छू कर उससे पूछने लगा तो वह नफ़ी में सर हिलाने लगी तो वो परेशानी से यकदम से उठा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसके बढ़ते कदम गुल रानिया की आवाज़ पर ठहर गए। डॉक्टर को बुलाने। वो उसके हाथों को पकड़ कर कहने लगा तो वो ताज्जुब से देखने लगी। वो किस लिए? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। आंखें हैरत से खुली हुई थी जबकि वो इसके चेहरे पर सजी हैरत के बादल देखकर मुस्कुराया। इसलिए कि मेरी पागल बीवी मुझे अब अपने ख्वाबों में देख रही है। ये तो बहुत संगीन बात है। मुझे डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा ना जाना। उसके गाल को उंगली से चूका। वो मनहीजी से मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहने लगा तो उसकी बात पर वो उसे सख्त नज़र से घूरने लगी। वाकई ये तो संगीन मामला है क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स को अपने ख्वाबों में देख रही हूँ जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वह रूठेपन से कहती। वो उसे घूरने लगी। सच में तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करती हो? उसकी आंखों में देखता संजीदगी से कहता। उसके गालों को छुकर पीछे हटा तो अपने चेहरे पर अचानक से तकलीफ महसूस करती खड़ा उठी। उसे तकलीफ में देख वो जो और शरारत करने के मूड में था परेशानी से उसके ऊपर झुका उसे देखने लगा। जाना ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? वो परेशानी से उसके ऊपर झुका उसे पूछ रहा था। तभी पीछे से डॉक्टर उर्वा की आवाज़ पर वो पीछे हटा उसे देखने लगा। अभी ने आराम की ज़रूरत है और वो अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। अब अपनी वाइफ का ख्याल रखें और हो सके तो इन्हें ज़्यादा बोलने ना दें। अगर ये बात करेंगी तो इन्हें तकलीफ़ होगी। डॉक्टर उर्वा की बात पर शहरियार ने गुल रानिया की जन्म परेशानी से देखा जो अब खामोशी से उसे ही देख रही थी। डॉक्टर साहिबा आप फिक्र मत करें, मैं अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखूँगा। शहरियार ने डॉक्टर उर्वा की जानब देखते हुए कहा जबकि उर्वा उसको डॉक्टर को गौर से देखने पर उसे सख्त नज़र से घूरने लगी। वो इस वक्त कुछ कह भी नहीं सकती थी लेकिन बाद में उसे अच्छा हादसा सुनाने का सोचकर वो गुस्से से अपनी आंखें मूंद गई। वो नर्स को घूरना बंद करो, उस नर्स को घूरना बंद करो वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। शहरिया उसे लिए हॉस्पिटल के खूबसूरत से पार्क में लेकर आया था। वो सामने देखते हुए आगे चल रहा था। गुल रानिया इससे बात करने के लिए पीछे मुड़ी तो उसकी नज़रों को सामने देख वो तेज़ी से अपना रुख आगे की तरफ करती उससे देखने लगी जहाँ शहरियार देख रहा था। सामने से एक नर्स को आते हुए देख वो समझी कि शहरिया उसे ही देख रहा था जबकि शहरिया नज़रें आगे की तरफ की एहतियात से चल रहा था ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। वो इस वक्त व्हीलचेयर पर थी। शायद ज़्यादा भागने की वजह से उसके पैर इतने ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। जाने तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा इस दिल में आप कोई जगह नहीं बना सकती। वक्त तुम ही हो मेरे इस दिल में। उसे देखते हुए कहने लगा। तभी कुछ याद आते हुए दोबारा गोया हुआ। वैसे इस रात तुम घर से कैसे बाहर निकली थी जिस रात उस जहांगीर ने हमारे घर में आग लगाई थी? उस संजीदगी से पूछने लगा। उस रात? गुल रानिया उस रात को सोचते हुए बस इतना बोली। हाँ उस रात क्या हुआ था? तुम कैसे बाहर निकली थी? शहरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उस रात मेड ने मुझे बाहर निकाला था शहरी और वो खुद इस आग में जल कर मर गई। वो ये सब याद करती बुरी तरह से रोने लगी और रोने की वजह से उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी तो वो बैंक होकर बेहोश हो गई। उसका सर जब नीचे की तरफ झुका तभी शहरियार को उसकी हालत का पता चला तो वो सब परेशान हो गया था। गुल रानिया के सर झुकने की वजह से उसके गले में लटका लाकर खुलकर नीचे घास पर गिर गया जो शहरियार ने नहीं देखा। उसे जल्दी से उसने व्हील चेयर से उठाया और तेज़ी से उसे लिए अंदर की जानिब भागा। बाबा आप जिद मत करें और ये सूप अच्छे बच्चों की तरह पी ले वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे।
इत्ज़हान इस वक्त डॉक्टर हतमा के हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो सब भाई अब बिल्कुल एक फैमिली की तरह घुल मिल गए थे। पहले के रंजिशें भूलकर अब वो एक हो गए थे। नूर हरम इस वक्त हॉस्पिटल में बने छोटे से पार्क में इत्ज़हान को लेकर आई थी। उसके हाथ में सूप का बाउल था जो वो अपने डैड के लिए बना कर लाई थी, मगर वो जिद कर रहे थे कि नहीं, ये सूप नहीं पीना। वो चेहरा दूसरी तरफ करके नीचे देखने लगे। तभी नीचे एक लाकर को गिरे देख वो नीचे झुके और इस उठाकर और से देखने लगा। तभी वो मुड़ी और नूर हरम की जानब देखने लगे जो बाउल पकड़े नहीं देख रही थी। नूर बच्चे, मैंने जो आपको लाकर दिया था वो लाकर कहाँ है? वो इससे पूछने लगे। डैड, ये हमारे पास है, आप क्यों पूछ रहे हैं? नूर हरम ने अपनी गर्दन पर शान से सजी इस लाकर को हाथ में लेकर उनसे पूछा तो वो साकत रह गए, क्योंकि ये लाकर नूर हरम जब इन्हें मिली थी वो तब से उसके गले में थी और उसके अंदर जो तस्वीरें थी शायद वो इसके माँ बाप की थी। ये सब याद करके वो तेज़ी से इस लाकर को खोल कर देखने लगी तो अंदर इसी औरत और मर्द की तस्वीर। वो हैरत से नूर हरम की जानब देखने लगे जो अपना लाकर पकड़े नहीं देख रही थी। नूर बच्चे, पता करो ये लाकर किसकी है, जल्दी। वो लाकर आगे बढ़ाकर नूर हरम से बोले, डैड, ये लाकर तो बिल्कुल हमारी लाकर की तरह का है। नूर हरम ने जब उनसे वो लाकर लिया तो शाक होकर उस लाकर को छूकर फिर अपने गले में पड़े लाकर को छूने लगी जो बिल्कुल एक जैसे थे। नूर बच्चे, हो सकता है ये लाकर आपके हुने रिश्ते में से किसी का हो जो इस वक्त इस हॉस्पिटल में हो। जाओ बच्चे, जल्दी से उसका पता करो वरना देर हो जाएगी। वो इसे देखते हुए कहने लगे तो वो सरहा में हालाती ने लिए अंदर की जाना बढ़ी, जबकि इनकी सोच उसी लाकर के गिर्द घूमने लगी। क्या हर वो कौन हो सकता है? नूर हरम की माँ या फिर बाप या बहन भाई जो इस वक्त इस हॉस्पिटल में है। गुल रानिया की आंखें खुली तो शहरयार को अपने सामने देख उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन शहरयार के शानों से पकड़ने पर वो रुक गई। नहीं गुल, अभी कुछ मत कहो, बस ऐसे ही लेटी रहो। जब वो कुछ कहने वाली थी तो शहरयार ने आगे बढ़कर उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उसे रोकते हुए कहा, लाकर, मेरा लाकर कहाँ है शायरी? गुल रानी को महसूस हुआ तो वो हाथ बढ़ाकर अपने गले को छूने लगी, लेकिन वहाँ उससे अपना लाकर नहीं मिला तो वो हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करती हुई बोली, गुल प्लीज़ लेटी रहो, क्योंकि खुद को तकलीफ़ देती हो तुम। हाँ, वो लाकर तुम्हारी ज़िंदगी से तो ज़रूरी नहीं जो तुम परेशान हो रही हो। शहरयार ने उसे लौटाते हुए कहा, नहीं शहरी, वो मेरी ज़िंदगी से भी अहम है। उसके बाद पर उसे देखने लगा कि तुम क्या कह रही हो गुल? वो लाकर तुमसे ज़रूरी कैसे हो सकता है? वो आपके शदीद गुस्से से उसे झंझोड़ कर पूछने लगा। उसे लाकर के लिए इतना पॉजिटिव देख वो गुस्से से पागल हो गया। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उसे ढूंढने जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो लाकर वो उसे दूर करती उठी और जुनूनी होकर बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो लाकर तुमसे ज़रूरी नहीं मेरी नज़रों में। तुम लेटी रहो वरना मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम क्यों मुझे साथी पर मजबूर कर रही हो? और उस लाकर में ऐसा क्या था जो वो इतनी पैनिक कर रही थी? वो उससे बेड पर लटाकर संजीदगी से उसे देखने लगा। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। वो मेरी मामा बाबा की आखिरी निशानी है शायरी, मुझे उसे ढूंढने दो प्लीज़। आपके वो साथ बेबसी से अपने दोनों हाथ जोड़ती हुई रोका बोली तो इस बात पर शहरयार अपना गुस्सा बोलकर आगे बढ़ो से अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगा। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बुलाकर तुम्हारे माँ बाप की निशानी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुल, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सच में शर्मिंदा था। उसे लगा था कि वो लाकर शायद उसे जहांगीर ने दिया था जब वो अपनी परेशान हो रही थी, लेकिन वो इससे ये बताकर उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। लाकर वाहद मेरी कीमती असासा है, इससे मुझे इनकी और अपनी बहन की याद है कि मैंने इन्हें तो खो दिया है, अब मैं इन्हें नहीं खो सकता। प्लीज़ प्लीज़ तुम ढूंढ कर लाना मेरी लाकर प्लीज़। उस आंखों को ऊपर उठाकर उसे देखते हुए बोली तो शहरयार ने उसके आंसू साफ करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया तो वो उसके सीने से लगाकर माजी में जो कुछ हुआ उसे सोचने लगी। बाबा नहीं। 12 साल बच्ची उस हवेली के एक रूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और अपनी छोटी बहन का हाथ साथी से पकड़े रूम के अंदर अपने बाबा और मोरे को देखते हुए चीखकर बोली। पूरी हवेली को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे हवेली में फैल रहा था। उससे और उसकी छोटी बहन हरम को थोड़ी देर पहले उसके बाबा सरदार हाकम खान ने उस रूम से बाहर निकाल कर उसे हरम को हवेली से बाहर निकलने का कहकर वो खुद अंदर की तरफ बढ़े थे, जहाँ वो अपनी बीवी उनकी माँ के पास गया जो बेहोश थी। रानिया बच्चे चली जाओ, बहन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। और बच्चा, ये आग किसी दुश्मन की वजह से नहीं लगा, ये हादसा तौर पर
लगाया, ठीक है, किसी को कसूरवार मत समझना मेरी बच्ची। सरदार हकम खान ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन ये कहकर वो उससे बाबर भी करवा गए कि ये आग एक हादसाती तौर पर लगा है। जाओ बेटा, अपनी बहन को लेकर जाओ। वो चीख उसे वहाँ से जाने का कह रहे थे, मगर वो हरम का हाथ सहती से पकड़े वही खड़ी इन्हें देख रही थी। तभी उसने जो देखा वो इस 12 साल लड़की के लिए बहुत खतरनाक था। वो डर कर अपनी आंखें बंद कर गई। तभी उसे हरम के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो होश में आई और रोती हुई उसे लेकर वहाँ से भागने लगी। जब वो दोनों बाहर आई तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, जबकि हरम अपनी आप ही को नीचे गिरते हुए देख रोने लगी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और गुल रानी को आवाज़ देने लगी, लेकिन जब उसे होश में ना आते हुए देख वो उठी और हवेली से दूर बनी पक्की सड़क की तरफ बढ़ी ताकि किसी को बुला सके। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतना सदमा लगने की वजह से वो भी वहीं बेहोश होकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ से इर्तज़ा जो अपने भाइयों के घर से निकलने की वजह से कराची के लिए निकल रहा था, तो रास्ते में एक बच्ची को बुरी हालत में पड़े देख वो इससे वहाँ से उठाकर वहाँ से लेकर गए थे और यहीं से वो दोनों बहनें एक दूसरे से अलग हो गई थी। गुल रानिया माजी की वो तकलीफ़ वो जादू से निकल कर अपनी बहन और माँ बाप का सोच कर आंसू बहाने लगी।